दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए ये वाला बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर उज्जवल के पास से बहुत सारे बंदों ने इसका ब्लैंक पीसीबी भी परचेस किया है और यहाँ तक एक कंप्लीट बोर्ड भी लिया है। तो इस बोर्ड का जैसे जिन्होंने ब्लैंक पीसीबी परचेस किया है तो कंपोनेंट फिलिंग किस तरीके से करना है और उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करना है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ में। तो हम शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है तो इत्मीनान से बैठ जाइए और आराम से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों इस बोर्ड में सभी प्रिंट्स काफ़ी क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक या दो पीएफ के प्रिंट मिस हुए थे, यानी कि उसके नंबर नहीं लिखे हुए थे। तो जिन्होंने पीसीबी लिया था ऑलरेडी उन्हें बता दिया गया था कि वहाँ पर 100 पीएफ लगाना है। तो चलिए मैं भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो आपको पीएफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर नंबर मिस है 101, वहाँ पर पीएफ लगना है। 101 पीएफ से मतलब होता है उसकी वैल्यू होगी 100 पीएफ। तो ये रहा 100 पीएफ आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों यहाँ पर 6.8 के 2 वाट की रेजिस्टेंस है। एक्चुअली ये तब लगानी चाहिए जब ये बोर्ड 50 वोल्ट एसी पर चलता हो, लेकिन हमें यहाँ पर इसके साथ में यूज़ करना है 35 से 40 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, जो कि 8 से 10 एम्पियर में रह सकता है। तो हमें यहाँ पर 4.7 के 1 वाट में लगानी होगी, या फिर इससे लोअर वैल्यू। अगर 4.7 के लगाने के बाद भी आईसी पर अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आता है तो इससे लोअर वैल्यू जैसे कि हम 3.9 के 1 वाट लगा सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट फिलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10K की रेजिस्टेंस से शुरुआत मैं कर रहा हूँ। तो 10K की रेजिस्टेंस यहाँ पर जितनी भी लगनी है वो मैं लगा देता हूँ। तो देखिए ये सारी 10K की रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रिंट लगा हुआ है। तो हमें ये सारी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में है, इन्हें हम लगा देना है। दोस्तों इनपुट सेक्शन में मैक्सिमम 10K की रेजिस्टेंस लगी है। तो देखिए यहाँ पर 6 2 8 रेजिस्टेंस लग गई है, और यहाँ पर एक 9वीं रेजिस्टेंस है ये 10K की। तो इस तरीके से ये सभी 10K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लग के कंप्लीट हो जाती है। 10K की रेजिस्टेंस के बाद अब हम दूसरी रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4.7K की 2 रेजिस्टेंस है, तो हमें ये दोनों को भी लगा देना है। 4.7K, यहाँ पर भी 4.7K। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर 68K ये रेजिस्टेंस लगा देंगे। 68K यहाँ पर एक है और यहाँ पर देखिए 68K है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हमें लगा देना है। इसकी जगह हम 56K भी लगा सकते हैं, लेकिन 68K लगाने से थोड़ा गेन का जो है इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो 68K यहाँ पर बेस्ट रिकमेंडेशन है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 33K है। 33K का केवल एक रेजिस्टेंस इसमें लगता है, और यहाँ पर 3.9K की 2 रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले 33K लगा देते हैं, यहाँ लग गया। और यहाँ पर 3.9K ये 2 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये लगा दी हमने, दूसरी वाली यहाँ पर और लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों रेजिस्टेंस लग गई। इसके बाद यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगनी है। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगनी है 100 ओम की। कई बार अगर 100 ओम 1 वाट अवेलेबल ना हो तो आप 120 ओम 1 वाट भी लगा सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ लग गई 100 ओम 1 वाट, और दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से लगा देनी है। दोस्तों इसमें हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस का प्रॉब्लम तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इसमें इसके लिए जोबल नेटवर्क दिया गया है। एक 10 ओम 1 वाट का ये रेजिस्टेंस लगता है और एक 104 का कैपेसिटर। तो फिलहाल अभी हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 10 ओम 1 वाट की लगाई है। अब यहाँ पर 150 ओम की एक रेजिस्टेंस ये लगनी है क्वार्टर वाट में, एक यहाँ पर लगनी है, और एक तीसरी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर लगनी है। तो यानी कि 150 ओम 150 ओम की 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर क्वार्टर वाट में लगनी है। तो उसको हम लगा देते हैं। तो ये पहली रेजिस्टेंस, इसके बाद नेक्स्ट ये दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं, और जो तीसरी रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये लग जाएगी। इस तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस लगभग कंप्लीट होती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए एक 680 ओम की ये रेजिस्टेंस है,
तो ये रेजिस्टेंस कई बार गेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको इस बोर्ड का गेन ज़्यादा लगता है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए। यहाँ से एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगनी है। ये रेजिस्टेंस से हमें इस आईसी से जो आउटपुट मिलता है वो इस एम्पलीफायर तक जाता है। और यहाँ पर एक 33 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि बायस कंट्रोल करती है। तो ये 33 ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम करके थोड़ा इसका बायस वोल्टेज कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एमीटर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ 47 ओम 5 वाट लिखा है। एक्चुअली ये 0.47 ओम 5 वाट है। 0 पॉइंट यहाँ पर आप 33 ओम 5 वाट लगा सकते हैं। देखिए 0.33 ओम 5 वाट ये लगाना है, या फिर 0.475 वाट, या फिर 0.225 वाट। इनमें से जो भी आपको मिलती है वो आप लगा सकते हैं। तो ये स्क्वायर टाइप की रेजिस्टेंस है, तो ये थोड़ा मिलने में मुश्किल होती है। जनरली रेक्टेंगुलर शेप की रेजिस्टेंस बहुत आसानी से मिल जाती है। ये स्क्वायर शेप की रेजिस्टेंस हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर लेकिन जो बोर्ड की फिनिशिंग है वो स्क्वायर शेप की रेजिस्टेंस में बहुत ही ज़बरदस्त आती है। हालांकि ये रेजिस्टेंस इस रेक्टेंगुलर शेप के मुकाबले थोड़ी महंगी है। अब बात करते हैं इस बोर्ड को पावर अप कितने वोल्ट से करना है। तो सबसे बेस्ट जो पावर सप्लाई है इस बोर्ड के लिए वो है 36-0-36 10 एम्पियर। इसके अलावा इसे 40-0-40 से भी चलाया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा के चेक करता हूँ 4.7 के ये रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, और इसको सप्लाई देते हैं 24-0-24 से। तो इसके बाद हमें यहाँ पर जो 4.7 के ये रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ, यानी कि जो आईसी को जो पावर मिलना है वो 12 वोल्ट हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट के झीनर लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पीएफ है इसको पहले लगा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ 100 पीएफ लगने हैं सभी जगह, तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो 100 पीएफ लगा देना है। देखिए यहाँ पर जो पीएफ का नंबर मिस है, जहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जिसको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो भी 100 पीएफ है। तो यहाँ पर आप सिरेमिक टाइप का 100 पीएफ लगा लीजिए, क्योंकि ये पॉलिस्टर में मिलता नहीं है 100 पीएफ, इतना कम वैल्यू का पॉलिस्टर में। सिरेमिक आसानी से अवेलेबल होता है, तो इसे सिरेमिक लगा देते हैं। तो टोटल यहाँ पर इस तरीके से 3 और 3 इस तरीके से 6 पीएफ लगे हुए हैं। इस पीएफ के लग जाने से इस आईसी के जो इनपुट सिग्नल है उसको, उसके अंदर जो भी नॉइसेस वगैरह को कंप्रेस करने के लिए ये पीएफ काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि नहीं लगाते हैं फिर भी सर्किट चालू होता है, लेकिन जो नॉइस और जो क्लियरिटी की बात है वो पीएफ लगाकर ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सकती है। इसके बाद देखिए बात करता हूँ मैं जंपर की। तो यहाँ पर कुछ जंपर्स हैं, तो ये जंपर्स मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्सर कंपोनेंट लगाने के बाद जंपर दिखाई नहीं देते उस पॉइंट पे। तो ये हमें एक्चुअली सबसे पहले लगा लेना चाहिए। तो ये लगा दिए मैंने जंपर्स। तो ये जंपर्स आपको भी लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये डायोड है 15 वोल्ट का डायोड। तो ये 15 वोल्ट का झीनर डायोड है, यहाँ पर ये लगा लेना है। कई बार 15 वोल्ट ना मिले तो आप 12 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि 15 वोल्ट का लगाया जाए। और एक डायोड यहाँ पर है। तो झीनर डायोड की पॉलिटी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर झीनर डायोड की पॉलिटी अगर रिवर्स हो जाती है तो ये पूरा वोल्टेज को शॉर्ट कर देगा, यानी कि आपको आउटपुट जो, यानी कि आईसी के पिन पर जो वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आएगा। यहाँ पर दो 4148 ये डायोड लगे हुए हैं। तो ये भी झीनर डायोड जैसे ही दिखाई देते हैं। तो जब भी आप इसको लगाइए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि झीनर डायोड और 4148 ये आपस में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि गलती से अगर 4148 झीनर डायोड की जगह लग गया तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसीलिए 4148 और जो झीनर डायोड है 15 वोल्ट का, वो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनका फंक्शन अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक, मतलब इंटरचेंज ना हो जाए। इसके बाद यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं। तो ये एक है C229, ये ट्रांजिस्टर के पास 100 पीएफ लगता है। तो इसका भी कोड है 101। और यहाँ पर 470 पीएफ जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के पास में लगता है। तो सबसे पहले हम 100 पीएफ लगा देते हैं। यहाँ पर भी आप सिरेमिक पीएफ लगा सकते हैं, कम वोल्टेज का, 60 वोल्ट के आसपास का। लेकिन 100 पीएफ 1 केवी या 2 केवी में भी अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर ये भी लगाया जा सकता है।
तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 kV में लगाएं या 60 वोल्ट में लगाएं, बिल्कुल आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होता है कि ब्लू कलर के पीएफ दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इसीलिए ये पीएफ के लगाने से बोर्ड का लुक ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बस यही है। बाकी चलने के लिए आपका सिरेमिक वाला 60 वोल्ट वाला भी आराम से काम करेगा। अब यहाँ पर ये 470 पीएफ है, ये भी 1 या 2 kV में है, तो इसे भी लगा देना है। इसे वैल्यू कम की जा सकती है, कई बार अगर ये ना मिले तो आप 330 पीएफ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राइवर स्टेज का जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है 330 पीएफ लगाने से मतलब थोड़ा और हाइयर वर्किंग फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो जिससे ट्रिबल की क्वालिटी थोड़ा अफेक्ट हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट का एक जीनर डायोड है, तो ये जीनर डायोड की क्वालिटी देखते हुए यहाँ पर लगा देना है 24 वोल्ट का जीनर डायोड। यहाँ पर आईसी लगा लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक जंपर छूट गया है, तो इस जंपर को भी लगा लेना है और आईसी को भी लगा लेना है। तो सबसे पहले हम आईसी की बात करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो बेस है, अब जो इंडस्ट्रियल क्वालिटी का बेस होता है वो देखिए आप किस तरीके का होता है। ये इंडस्ट्रियल क्वालिटी का बेस है जिसकी कीमत नॉर्मल बेस के मुकाबले ज़्यादा होती है। अब ये जो नॉर्मल तरीके का बेस जो मार्केट में मिलता है ये इस तरीके से होता है। इसकी पिन काफ़ी वीक होती है, इजीली इधर उधर बेंड हो जाती है, और इसके ऊपर कोई इस तरीके का कोई कोटिंग नहीं होता है। ये नॉर्मल आयरन की बनी हुई होती है, सॉफ्ट आयरन की, तो इस वजह से इसमें उतना स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथिंग नहीं होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल क्वालिटी के जो बेस होते हैं इनकी पिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए इसको मैं हाथ से अगर बेंड करना चाहता हूँ तो ये बेंड नहीं हो सकती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम स्क्रू ड्राइवर से भी ठोकते हैं तो देखिए इतना ठोकने के बाद हल्का सा कुछ बेंडिंग आ रहा है इसमें। तो इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो, और जब आईसी इसके अंदर लगाई जाए तो आईसी के पिन के कांटेक्ट हमेशा बने रहें, क्योंकि एक बार आईसी लगा देने के बाद हो सकता है कि कुछ समय बाद मॉइस्चर आने की वजह से कई बार कांटेक्ट अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आईसी के बेस है इसमें इंडस्ट्रियल आईसी का जो बेस होता है और डोमेस्टिक आईसी जो डोमेस्टिक ग्रेड का बेस है, इन दोनों के बीच का फ़र्क देखिए। तो जो डोमेस्टिक वाला है ये नॉर्मली यूज़ होता है, बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रेड का जो आईसी बेस है वो इजीली नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मिस्टर उज्ज्वल ने मुझे ये बेस और आईसी स्पेशली भेजा था इस बोर्ड के साथ, तो मैं इसको यहीं पर लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लगा दिया है मैंने, ये आईसी के बेस को मैंने सोल्ड कर रखा है। आउटडोर टाइप के जो इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी टाइप के हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ख़राब मौसम में उन्हें काम करना होता है, और जो भी कंपोनेंट्स हैं हाई ग्रेड क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम वेदर में काम करना होता है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, इसीलिए उनके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इस वजह से हैवी क्वालिटी के कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग पीसीबी वगैरह हमें सब हैवी लगाना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी कंडीशन में एम्पलीफायर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको हमेशा दे सके। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने जो आईसी है इस बेस में लगा दी है, और ये जो आईसी है ये भी ओरिजिनल आईसी है JRC 4558। इसमें भी बहुत सी फेक आईसियाँ मिलती हैं, इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 डायोड है 1N4007। तो ये नॉर्मल डायोड है, तो आपको ये नॉर्मल डायोड इस तरीके से लगा देना है। लगाने के पहले आप इसका मल्टीमीटर में एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट अवश्य लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी टेस्ट में अगर आपको 600 से 800 के बीच में रीडिंग मिल रही है तो ये ठीक है। अगर बिल्कुल भी रीडिंग नहीं मिलती है तो आप उस डायोड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे डायोड आ गए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि वर्क करते हैं, और लेकिन बायस स्टेज में लगने वाला जो डायोड होता है उसको बहुत देख के लगाना पड़ता है। उसमें कंटिन्यूटी रीडिंग मतलब 600 से 800 के बीच में आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 4.7 UF और यहाँ पर 22 UF का ये फ़िल्टर कैपेसिटर है। तो ये इनपुट स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे। और देखिए इसमें निगेटिव और पॉजिटिव पोलरिटी के लिए आपको ध्यान दीजिए, ये जो लाइनें बनी हुई है ये निगेटिव सिंबल दिखा रही हैं। तो निगेटिव सिंबल जो है कैपेसिटर का इस टाइप की डैश लाइनिंग की ओर रख देना है। तो ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसका निगेटिव हम इस तरीके से इस निगेटिव साइड रखते हुए इसे फिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर
पूरे कैपेसिटर लगा देने हैं। तो एक ये दूसरा 100 UF का यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये सारे कैपेसिटर लग चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर, ये C229 और एक रेगुलेटर वाला C229, ऐसे कुल 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक C229 हो गया, दूसरा यहाँ पर लगाया गया C229 और तीसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा देना है C229। ये इस तरीके से लग गया। इसके बाद इसमें हमें लगाने हैं इनपुट ट्रांजिस्टर। तो इनपुट ट्रांजिस्टर के लिए PNP ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किए गए 1015 एंड 940 बायस एंड 2073 एंड 940 ये ड्राइवर है। तो देखिए यहाँ पर ड्राइवर हमें लगा देना है 940। तो इसमें देखिए पोलरिटी का आपको ध्यान रखना है। जो इसमें वाइट मार्किंग बनी हुई है ये इसका बैक साइड दिखाता है। तो देखिए इसमें वाइट मार्किंग जिस तरफ है तो ट्रांजिस्टर का जो बैक साइड है हमें इस वाइट मार्किंग की तरफ रखना है। तो देखिए इस तरीके से मैं 2073 ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद 940 है, ये बायस ट्रांजिस्टर है। तो इसका भी आप मार्किंग देखिए, वाइट मार्किंग, और इसका ट्रांजिस्टर का बैक साइड इस तरीके से लगा देना है। अगर आप इसमें सुपीरियर ट्रांजिस्टर यानी कि प्लास्टिक पैकेज में चाहते हैं तो आप 1837 और C4793 लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर रह जाते हैं 1015, ये 2 ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा 733 भी लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है मार्केट में 733 का पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग मौजूद है, तो वहाँ पर भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए 1015 ही बेस्ट है। अब यहाँ पर हम रेक्टिफायर लगा देते हैं। तो ये जो रेक्टिफायर है GBJ3510, ये बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, तो इसे हमें लगा देना है यहाँ पर। तो इसकी पोजीशन देखिए, इसमें कट मार्क बना हुआ है और इस साइड में भी कट मार्क बना हुआ है, तो इसको इस तरीके से लगा देना है। हालांकि आप चाहकर भी इसे उल्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि पिनों के बीच में कुछ गैप्स होती हैं, वो मैच ही नहीं करेगा उल्टा लगाते समय, तो ये ऑटोमेटिकली ये सीधा ही लगना है। और ये इंडस्ट्रियल कनेक्टर है। यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल कनेक्टर हमें स्पीकर और पावर सप्लाई के लिए यूज़ करना है। तो ये कनेक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जहाँ अवेलेबल ना हो आप वायर लगा लीजिए। अब रह जाते हैं यहाँ पर फ़िल्टर कैपेसिटर। तो दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल 4700 माइक्रोफैराड के 4 फ़िल्टर कैपेसिटर यूज़ किए जा रहे हैं 63 वोल्ट में। देखिए काफ़ी हैवी फ़िल्टर कैपेसिटर है। अगर मैं 4763 वोल्ट के ऑर्डिनरी कैपेसिटर देखूं तो काफ़ी छोटे आते हैं इसके मुकाबले, और लीड टाइप, उनका पिन जो होता है लीड टाइप होता है, लेकिन इसमें देखिए रिवेटेड टाइप लीड लगा हुआ है इसका। तो ये काफ़ी हैवी क्वालिटी का जेन्युइन कैपेसिटर है। तो इस वजह से इसके अंदर जो इसका माइक्रोफैराड का लेवल है पूरा 100% उतना ही होता है। अगर हम इसे PF LCR मीटर से जब चेक करते हैं कैपेसिटर को, तो इसका जो वैल्यू है हमें उतना ही अचीव होता है जितना इसमें है। और इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो जेन्युइन कैपेसिटर होते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, ताकि लंबे समय तक ये कैपेसिटर की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई रहे। जो छोटे साइज़ के कैपेसिटर आते हैं उनके अंदर फ्लूइड की कमी होती है, जो समय के साथ फ्लूइड जो है सूख जाता है, और उनकी कैपेसिटी मतलब उनका जो माइक्रोफैराड की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे समय के साथ कम कम होती चली जाती है। लेकिन इस टाइप के जेन्युइन कैपेसिटर के साथ ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं सारे पिंस की। दोस्तों आप जब भी बोर्ड बनाते हैं तो आपके पास जो सोल्डरिंग वायर है वो भी हाई क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। लो क्वालिटी के सोल्डरिंग वायर से आप जब भी सोल्डरिंग करेंगे उसमें शाइनी नहीं आएगा और ड्राई सोल्डरिंग की बहुत समस्या होती है। तो जब भी आप सोल्डरिंग करें बहुत ही हाई ग्रेड का सोल्डरिंग वायर लीजिए, जिसकी कॉस्ट अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के सोल्डरिंग वायर से आपका फिनिशिंग वर्क भी अच्छा होगा और कंपोनेंट्स के सोल्डरिंग की जो रिलायबिलिटी है, गारंटी है, वो बेहतर रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जोबल नेटवर्क का एक कैपेसिटर है 104, ये यहाँ पर लगा देना है। तो ये यहाँ पर मेरे पास ग्रीन वाला मौजूद है, तो इसे मैं लगा देता हूँ। अब इस तरीके से ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, सारे कंपोनेंट्स लग चुके हैं।
अब हम इस बोर्ड को मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पहले नहीं लगाएंगे। मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के पहले इस बोर्ड को हमें पावर सप्लाई से जोड़ना है और इसका बायस वोल्टेज चेक करना है और साथ साथ आईसी पर जो वोल्टेज है वो चेक करना है। तो इसके लिए मैंने ले रखा है एक पावर सप्लाई यूनिट, मैंने बना रखा है। ये पावर सप्लाई यूनिट से हमें 24024 का आउटपुट मिल रहा है, जो इसे मैंने अभी इस बोर्ड के साथ जोड़ रखा है। और इस बोर्ड को मैं पावर अप करूँगा 24024 एसी से, और इसके बाद हम यहाँ पर इसका बायस वोल्टेज मेज़रमेंट करेंगे और इसके साथ साथ जो इनपुट आईसी है उस आईसी को कितना वोल्टेज मिल रहा है वो भी हमें मेज़र करना है। तो इनपुट आईसी को 12 वोल्ट मिलना चाहिए और बायस वोल्टेज हमारा 0.5 से लेकर 0.7 होना चाहिए। तो देखिए इस रेजिस्टेंस की एक साइड में मिलता है हमें इनपुट वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर हमें जैसे ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर इसके कलेक्टर पर +31 और यहाँ पर -31, यानी कि सप्लाई वोल्टेज आ रहा है। अब 4.7 के दूसरी साइड में देखिए 1.2 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये 4.7 के ये रेजिस्टेंस 24 यानी कि 31 वोल्ट जो आ रहा है उसको ड्रॉप कर दे रही है, यानी कि प्रॉपर वोल्टेज हमें जो इनपुट आईसी है उसे नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे बायस वोल्टेज। तो बायस वोल्टेज हमें देखना होता है ये बायस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। तो ये 0.5 से 0.6 के बीच में है, तो ये मतलब सही है, बायस वोल्टेज हमारा प्रॉपर बन रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हमारा जो भी इशू है वो है हमारे इस 4.7 के इस रेजिस्टेंस के दूसरी साइड जो वोल्टेज हो रहा है 1.5 वोल्ट, ये हमें चाहिए 12 वोल्ट। तो हमें यह रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम करनी होगी। तो हम यहाँ पर लगा देंगे दूसरा रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर लगाते हैं 3.9 के। इसके बाद 3.9 के लगाकर हम दोबारा इस बोर्ड को पावर सप्लाई से जोड़ेंगे। तो ये 3.9 के का 1 वाट का रेजिस्टेंस मेरे पास मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ पर 2.2 के 1 वाट डायरेक्टली लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आपका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज 30 वोल्ट से कम है। तो 24 वोल्ट पर तो 4.7 के नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा 3.9 के। तो ये 4.7 के मैंने देखिए निकाल दिया है इस बोर्ड का। अब यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ 3.9 के। तो इस तरीके से 4.7 के हटाकर हमें 3.9 के, सर्किट में दिया गया है 5.6 के। तो 5.6 के लिए हमें लगाना होगा 50-0-50 का ट्रांसफार्मर, और 50 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के लिए हमें जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसकी भी वोल्टेज कम से कम 75 वोल्ट रखनी होगी। तो इस तरीके से 200 वाट के लिए सबसे बेस्ट वोल्टेज रिकमेंडेशन है 36-0-36 से लेके 40-0-40 10 एम्पियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लगा देते हैं 3.9 के। इसके बाद दोस्तों हम वोल्टेज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आ चुका है 32 वोल्ट और ये -32 वोल्ट। अब इस रेजिस्टेंस की दूसरी साइड 4.5 वोल्ट मिल रहा है और इस तरफ भी 4.3 वोल्ट मिल रहा है। तो मतलब अभी भी हमें फुल वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इससे अगर 24-0-24 पर इस बोर्ड को चलाना है तो हमें यहाँ पर 2.2 के 1 वाट लगाना होगा। तो दोस्तों अभी मैंने इस बोर्ड को 36-0-36 के ट्रांसफार्मर से पावर अप किया है और डीसी सप्लाई मुझे ±45 वोल्ट के करीब मिल रही है। अब 45 वोल्ट पर हमारे आईसी साइड में, मतलब जो आईसी साइड का सप्लाई वोल्टेज है वो 12 वोल्ट के करीब आ चुका है। देखिए 12.2 12.3 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये वोल्टेज सही है और बायस वोल्टेज भी 0.6 वोल्ट के करीब फिक्स हो चुका है। तो अब ये बोर्ड अगर हम बात करें तो इस बोर्ड में अगर आपको 24-0-24 के ट्रांसफार्मर से पावर अप करना है तो ये जो रेजिस्टेंस है आईसी को पावर अप करने वाली ये रेजिस्टेंस, ये आपको लगानी होगी 2.2 के 1 वाट में। अगर आप 35 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट के बीच का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो 3.9 के 1 वाट काफ़ी है। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस आपको इस चार्ट के हिसाब से लगानी चाहिए। दोस्तों अब ये बोर्ड मतलब इसका बायस वोल्टेज और आईसी का इनपुट वोल्टेज सब कुछ सही है, अब कोई इशू नहीं है। अब हम इस बोर्ड में आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के लिए आप इस टाइप की हैवी हीट सिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास कोई अदर हीट सिंक अवेलेबल है तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लगा लेते हैं इसमें मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर,
और यहाँ मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर में आप NJW0281 N302 या फिर 2SC5200 एंड 2SA1943 लगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास में है TTC5200 एंड TTC1943। तो इसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर माउंटिंग कर लेनी है। तो यहाँ इस तरीके से मैं माउंटिंग करके बैक साइड से इसकी सोल्डरिंग कर दूंगा, जिससे ये इसके ऊपर माउंटिंग हो जाएगी। अगर आपके पास हीट सिंक है तो सजेशन ये है कि पहले आप हीट सिंक पर ट्रांजिस्टर को टाइट कर लीजिए, उसके बाद इसके साथ में फिट करते हुए आप इसे सोल्डरिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रांजिस्टर को अलाइन करके मैं सेट कर देता हूँ ताकि ये इसका डिस्टेंस जो है इक्वली रहे, ताकि इसके साथ किसी और दूसरी हीट सिंक पे इसके सभी नट बोल्ट ईजिली लग जाए। इसके साथ दोस्तों अगर आप इसमें कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी सुपीरियर ट्रांजिस्टर आउटपुट में लगाना चाहते हैं तो आप MJL सीरीज़ के ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो इसीलिए इनको प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है इस वजह से, और अवेलेबिलिटी भी उतनी कम होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो ट्रांजिस्टर जितना महंगा होता है उसकी डुप्लीकेसी के उतने ही ज़्यादा चांस हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे फेक मैन्युफैक्चरर है जो महंगे ट्रांजिस्टर को बनाते हैं और उस वजह से डुप्लीकेसी वाले जो मटेरियल है वो मार्केट में अक्सर मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक नॉर्मल कस्टमर को काफ़ी परेशानी होती है फेक ट्रांजिस्टर से, मतलब उसे आइडेंटिफाई करने में। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें स्पीकर वायर जोड़ना है, और स्पीकर वायर जोड़कर सबसे पहले हम ऑडियो टेस्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब स्पीकर वायर कनेक्ट करते हैं और इस बोर्ड को हम पावर सप्लाई से जोड़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का इसमें साउंड आ रहा है, और इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी हो रही है। तो वीडियो में साथ साथ बने रहिए। दोस्तों अभी ये बोर्ड टेस्ट के लिए रेडी है और यहाँ पर ये स्पीकर हमने लगा दिया है। तो जैसे इसको पावर ऑन करेंगे, तो चलिए पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद में हमें यहाँ पर ऑडियो सिग्नल मिलना चाहिए। हमें ऑडियो सिग्नल यहाँ पर चेक करना है, इस पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा ऑडियो सिग्नल आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक वॉल्यूम कंट्रोल लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर ये वॉल्यूम कंट्रोल नहीं रहेगा तो इनपुट सेक्शन जो है, मतलब आईसी वाला जो इनपुट सेक्शन है, उसका आउटपुट नेक्स्ट हमारे एम्पलीफायर सेक्शन तक नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये सबसे पहले हम वॉल्यूम कंट्रोल लगा लेते हैं। तो इसमें ये फैसिलिटी है कि हम इस वॉल्यूम कंट्रोल को डायरेक्टली पीसीबी में सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम कंट्रोल डायरेक्टली पीसीबी में सोल्डर्ड रहता है तो एक्सेस वायर की वजह से कोई नॉइज़ खींचने का कोई चांस नहीं रहता और क्लियरिटी और भी बेहतर हो जाती है, लेकिन कई बार इसे बॉडी में फिट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए पिन नंबर 1 हमारा ये ग्राउंड से जुड़ेगा, और ये पिन नंबर 3 कोल्ड सिग्नल से, और ये जो है पिन नंबर 2 ये हॉट सिग्नल से जुड़ेगा। तो 1 3 2 यहाँ पर है, और जो XLR से आउटपुट जो मिलता है 1 3 2, ये हमें यहाँ से लेके 3 वायर इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देने हैं। तो कोई भी जो मिक्सर से आउटपुट हमें मिलता है, जो शील्डिंग वायर होता है सिग्नल का, माइक्रोफोन केबल, उसमें इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। एक ग्राउंड होता है, एक ब्लैक और ये रेड। तो 1 नंबर जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा ये शील्ड, और 3 नंबर में हमारा ब्लैक वाला जुड़ जाएगा, और 2 नंबर जो रेड वायर है यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस इनपुट पर ये बोर्ड चलने लगेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर, मेरे पास बैलेंस आउटपुट वाला ऑडियो मिक्सर नहीं है। फ़िलहाल मेरे पास जो ऑडियो मिक्सर है ये स्टूडियो मास्टर मिनी 6 है। तो इसमें बैलेंस आउटपुट की सुविधा नहीं होती है। हालांकि ये TRS पिन इस टाइप का है जिसमें बैलेंस आउटपुट लिया जा सकता है, लेकिन जब इस स्टूडियो मास्टर के इसके डेटा शीट को मैंने देखा तो इसके साथ में इस टाइप का डेटा शीट आता है। तो इसमें जो इनपुट फैसिलिटी है इस ऑडियो मिक्सर में, इनपुट तो हम बैलेंस माइक इनपुट दे सकते हैं, बट इसका जो आउटपुट है वो अनबैलेंस ही आउटपुट निकलता है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए इसका डेटा शीट यहाँ पर जो बैलेंस TRS है, जैसे ये जो माइक्रोफोन्स वगैरह इनपुट सेक्शन जो है उसमें
बैलेंस इनपुट है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड ग्राउंड, इस तरीके से। बट जो आउटपुट है यहाँ पर, आउटपुट देखिए सिग्नल एंड ग्राउंड, बस ये इतना ही आउटपुट है, यानी कि उसका जो आउटपुट सेक्शन है वो अनबैलेंस है। तो अगर हमें इस एम्पलीफायर को अनबैलेंस आउटपुट से चलाना है तो हमें क्या करना होगा, 1 और 3 को शॉर्ट करना पड़ेगा ग्राउंड से। तो हमें ग्राउंड 1 और 3 पर देना है और 2 पर सिग्नल देना है। इस तरीके से ये अनबैलेंस आउटपुट पर भी चलने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन हो गया है, 1 और 3 पिन को शॉर्ट करके ग्राउंड से जोड़ दिया गया है और TRS प्लग का एक ब्लैक वायर जो आता है उससे भी ग्राउंड कर दिया गया है और पिन नंबर 2 पर हॉट सिग्नल दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये इतना साइलेंट हो जाता है कि इसमें मतलब किसी भी प्रकार का जो बैलेंस इनपुट देने से जो नॉइस होता है, जैसे ऑडियो सिग्नल के जो नॉइस होते हैं, तो मतलब जो नॉइस की प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑडियो सिग्नल को आप कहीं टच करते हैं जो गुर्राहट की आवाज़ आती है, ऑडियो लीकेजेस के जो प्रॉब्लम होते हैं, वो इस तरीके से ये इनपुट स्टेज लगा देने से, जो IC का बैलेंस इनपुट स्टेज लगा देने से है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। देखिए इसका TRS प्लग मैंने लगा रखा है यहाँ पर, और जैसे ही मैं इसको निकालता हूँ, देखिए बहुत कम ऑडियो सिग्नल ऐसे टच कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। देखिए कोई हमिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा सिग्नल नहीं आ रहा है, और जैसे इसमें लगाऊंगा तो तभी हल्का सा आता है। तो चलिए दोस्तों इसमें कुछ म्यूज़िक फीड करते हैं। तो ये कनेक्टेड है ब्लूटूथ से। Next by DJ Golu Babu. देखिए दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इसमें गेन भी बहुत बढ़िया है। केवल मैं 20-30% ही वॉल्यूम अप कर रहा हूँ। गेन यहाँ पर रखा हुआ है, ये वॉल्यूम यहाँ है और ये इसका वॉल्यूम अप है फुल। अब यहाँ से मैं वॉल्यूम अप करता हूँ। ओनली 30% वॉल्यूम पे ही काफ़ी ज़बरदस्त आउटपुट आ रहा है, और उसमें बेस की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है ड्यू टू ऑडियो मिक्सर इनपुट JRC 4558 बैलेंस इनपुट प्लस अनबैलेंस इनपुट फैसिलिटी। तो चलिए ट्रेबल ओपन करते हैं। Golu Babu, Azamgarh. तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आउटपुट है। एक नॉर्मल इनपुट के मुकाबले इस टाइप का इस बोर्ड में जो आउटपुट है और जो बेस पंच की क्वालिटी है ड्यू टू इतने हैवी ड्यूटी फिल्टर्स, तो इस तरीके से हीटिंग तो उतना कोई ख़ास नहीं है, मतलब विदाउट हीट सिंक के मैंने चेक किया है तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये बोर्ड। तो मेरे ख्याल है अभी इस बोर्ड का स्टॉक जहाँ तक उज्ज्वल जी के पास ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि बहुत से बंदों ने PCB ले ली थी और इसके कंपोनेंट फिलिंग कैसे करना है ये सब डिटेल मैं यहाँ पर देने वाला था। तो ये वीडियो आज कंप्लीट हो जाता है। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पर 940 की जगह आप A1837 लगा सकते हैं एंड 2073 की जगह आप 4793 लगा सकते हैं। प्लास्टिक पैकेज में वो ट्रांजिस्टर आते हैं, वो बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो आउटपुट मुझे बहुत पसंद आया। एंड ऑडियो मिक्सर के साथ जब बैलेंस इनपुट इसको जब मिलेगा, अभी तो फिलहाल हम अनबैलेंस कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं, जब इसको बैलेंस इनपुट मिलेगा तब इसका परफॉर्मेंस और भी लाजवाब हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।